आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। आज बात विपक्षी एकता पर करते हैं, जिसको लेकर कल पटना में बड़ी बैठक हुई थी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नेताओं ने किया था और इसके बाद से आप अखबारों में व टेलीविज़न पर ये खबरें पढ़ चुके होंगे और देख चुके होंगे। लेकिन बात विपक्षी एकता को लेकर जो 15 दल शामिल हुए थे, 16 दल शामिल हुए थे, करीब 27 नेता उसके शामिल हुए थे इस बैठक में। जिस बैठक के बाद ये तय हुआ कि अगली बैठक 12 जुलाई को शिमला में होने वाली है। विपक्ष ने अगली बैठक के लिए शिमला को इसलिए चुना है क्योंकि 2003 में शिमला में कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिवेशन किया था और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करेंगे। और उसके बाद 2004 में अटल जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद कांग्रेस यूपीए के साथ सत्ता में आई थी और 10 साल सत्ता में शामिल हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक कौशल व सियासी परिपक्वता का उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक बेहतरीन नज़ीर पेश किया है, जो काम चंद्रबाबू नायडू, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी नहीं कर पाए वे काम नीतीश कुमार ने कर दिया और विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने में कामयाब होते दिख रहे हैं। उसकी पहली बैठक से दिखता है कि विपक्ष एकजुट हो सकता है। आगामी चुनावों को लेकर 12 जुलाई को मीटिंग होगा, जिस पर यह बैठक में यह तय होगा कि नए गठबंधन का नाम क्या होगा और इसके संयोजक नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। ये बात भी लगभग तय है, इसके संयोजक कौन होंगे, जबकि नया गठबंधन का नाम क्या होगा। दूसरा, 450 सीटों की बात कही जा रही है, जिस पर एक कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। और तीसरा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। और चौथा, हर राज्य को लेकर अलग रणनीति। और पांचवा, चेहरों को लेकर कि पीएम मोदी के खिलाफ कौन। मुझे लगता है कि विपक्ष चेहरों के बजाय मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ना। नरेंद्र मोदी एक लोकप्रियता के चरम पर हैं, उनकी लोकप्रियता शिखर पर है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ैन फॉलोइंग है और जिस तरीके से भक्ति भाव में लोग उनके साथ रहते हैं, जिस तरीके से उनके पास लोगों के साथ जुड़ने का कला है, भाषणों के ज़रिए है, जिस तरीके से वह लोगों से सीधे अटैच होते हैं, सीधे उनसे जुड़ जाते हैं, ये कला फ़िलहाल विपक्ष के किसी नेता में दिखता नहीं है। नरेंद्र मोदी एक सुपर ब्रांड है और इस गठबंधन के बन जाने से ये भी तय नहीं होता है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को हरा देगा। क्या विपक्ष कड़ी टक्कर देगा, जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में नहीं दिया है। इन दलों ने जो मीटिंग की, उनकी सदस्यों की संख्या करीब 200 से ज़्यादा है लोकसभा में। आम आदमी पार्टी ने हालांकि इसका विरोध किया था, बारात बुलाई गई थी, दूल्हा को भी मनाया गया था। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ये बात कही थी, राहुल गांधी को कहा था राहुल गांधी को कि वह शादी कर लें, लेकिन फूफा जी नाराज़ हो गए। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश पर बहस चाहते थे। विपक्ष के लिए जो बात है, 2004 में कांग्रेस पार्टी 400 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 145 जीतती है। 2009 में वह 440 सीटों पर चुनाव लड़कर 206 सीटें जीतती है। 2014 में 464 सीट पर लड़ती है और सबसे खराब परफॉर्मेंस कर 44 सीट जीतती है। और 2019 में भी कांग्रेस 421 सीटों पर लड़कर महज 52 सीटें जीतती है। हालांकि कांग्रेस गुजरात की सभी 26 सीटों पर, मध्य प्रदेश के 28, राजस्थान के 24, छत्तीसगढ़ हरियाणा के 9, असम के 8, हिमाचल के 4, उत्तराखंड के 5 और झारखंड के 6, पंजाब के 2, त्रिपुरा के 2 और उत्तराखंड के 5, करीब 206 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहती है। देश भर की 200 के करीब सीटें ऐसी है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई होती है। वहाँ की करीब 90% सीटें आज बीजेपी के पास है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 325 से 330 सीटों के बीच ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जो 400 सीटों पर लड़ती है। अब बात करते हैं बिहार की। देखिए, बिहार में पिछली बार 40 लोकसभा सीट है। पिछली बार 31 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से था, यानी जदयू वह राजद या अन्य छोटी छोटी पार्टियों से लड़ रही थी। तब जदयू एनडीए के साथ थी। 42 सीटें वेस्ट बंगाल में हैं, लेकिन उन 42 में 39 सीटों पर मुकाबला किसका था? टीएमसी का और बीजेपी का था। सिर्फ 3 सीटों पर ही कांग्रेस थी वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, वहाँ की 74 सीटों पर अदर्स पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी या अदर कोई पार्टी है, आरएलडी जैसी पार्टियां हैं, उनका मुकाबला बीजेपी, वहाँ मात्र 6 सीटों पर कांग्रेस है। तो क्या इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी, जो दिल कांग्रेस ने दिखाया है कल की बैठक में जब राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, तब ये संदेश साफ हो गया था। तो क्या कांग्रेस यहाँ समझौता ज़्यादा करेगी? 2014 में कांग्रेस पार्टी को 10 करोड़ 2014 में बीजेपी को 17 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। 2022 में यह बढ़कर 22 करोड़ 90 लाख हो गया, जबकि 2014 में कांग्रेस को 10 करोड़ 60 लाख लोगों ने वोट दिया था।
लेकिन 2019 में कांग्रेस को करीब 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, जो 2019 के बराबर 2009 के बराबर था। हालांकि सीटें उसकी 150 के आसपास कम हुई, 154 कम सीटें कम हो गई। इसके कारण ये था कि क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में मजबूत होते गए और उससे कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी तो किए ही, कांग्रेस की सीट जीतने की जो विनिंग सिचुएशन थी उसको भी कम कर दिया। वहीं बीजेपी को पिछली बार 37% लोगों ने वोट दिया था जनरल इलेक्शन में, जबकि 14 में 31% लोगों ने वोट दिया था। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी के सामने जो एक गठबंधन बन रहा है उसकी तस्वीर बन रही है, जिसकी अगली बैठक 12 को होगा और शिमला में कई बातें तय हो जाएंगी। तो क्या हम आने वाले दिनों में ये देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ आएगी बंगाल में? हालांकि सीपीएम आ जाए ये कहना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर ही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ आ सकती है, क्योंकि इन दिनों जयंत चौधरी कांग्रेस के नज़दीक जाते दिख रहे हैं। झारखंड में भी गठबंधन हो सकता है और बिहार में भी अलायंस की तैयारी लगभग पूरी है। एक मिनट बंद करो। जितने प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं उनमें से 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी थे। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा। लेकिन इन्होंने कुल मिलाकर भारत पर 6 साल 1 महीने ही शासन किया है। तो ये गठबंधन बनेगी तो उसमें इस बात पर फॉर्मूला निकालना होगा, सहमति बनानी होगी कि अगर सरकार बनाने की सिचुएशन आती है, जो बहुत मुश्किल है, जिसके लिए काफ़ी मेहनत करना होगा विपक्ष को, तो हम 5 साल सरकार चला पाएँ, गठबंधन चला पाएँ, ये भी होगा सवाल। और दूसरा, अगर आपको नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, जैसी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, इन मुद्दों पर विपक्ष को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। इन मुद्दों के ज़रिए लोगों को ये बताना होगा कि आप जो हम बीजेपी दे रही है सरकार, हम इससे बेहतर आपको दे सकते हैं। तो इसको लेकर विपक्ष को एक रणनीति, विपक्ष को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। विपक्ष की गठबंधन अभी बहुत मुश्किल है। विपक्ष को इस मामले पर एक रणनीति की ज़रूरत है कि विपक्ष आगे किस तरीके से लड़ता है। खैर, इतना तय है कि बिहार से जो विपक्ष की बैठक की सुगबुगाहट हुई है, शुरुआत हुई है, वह आने वाले दिनों में और परवान चढ़ेगा। लेकिन क्या जो दिल दिया है जान भी देंगे? जिन जिन पार्टियों ने कल दिल दिया है, हम जान देंगे जैसे नारे हैं, कि क्या जिन लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, क्या ये दोस्ती लंबी चल पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए एकजुट होने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष के अभी इस एकजुटता के में कई रोड़े हैं, जिन्हें उन रोड़ों को दूर करना होगा विपक्ष को। क्या नीतीश कुमार इन चेहरों के एक अघोषित नेता होंगे? क्योंकि जिस तरीके से मेज़बानी नीतीश कुमार ने की और हर नेता ने नीतीश का शुक्रिया अदा किया, इससे एक संदेश होगा। नीतीश ने यह फिर साबित कर दिया है कि वह एनडीए में रहे या यूपीए में, उनकी ताकत उतनी ही है। और जो लोग ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि एनडीए के बाद नीतीश खत्म, नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक कुशलता का, अपनी राजनीतिक परिपक्वता का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। तो 24 की लड़ाई दिलचस्प होगी। अगर 400 से 450 सीटों पर विपक्ष की एक कॉमन कैंडिडेट और सरकार और बीजेपी के एक कॉमन कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो वाकई चुनाव दिलचस्प होगा। मीडिया में एक खबर चली कि मोदी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस ऑल होगा नहीं, क्योंकि 15 पार्टियां अगर इनके साथ मिल रही है तो बीजेपी के साथ भी कई सारी पार्टियां हैं जिनके साथ बीजेपी आने वाले दिनों में गठबंधन करेगी। चाहे वह टीडीपी हो आंध्र प्रदेश में, हम ले लीजिए, अकाली दल हो ले लीजिए, इनोले ले लीजिए, हरियाणा लोक में जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी वे ले लीजिए, बिहार में ही 4-5 उसके सहयोगी है, आजसू झारखंड में उनसे रूठी हुई है, क्या उसे वो मनाएगी? अपना दल ले लीजिए, संजय निषाद की पार्टी ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर इन दिनों सॉफ्ट है बीजेपी के प्रति। तो ये मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के पास भी कई सारे दल चुनाव तक जुड़ जाएंगे। हाँ, ये सच है कि विपक्ष की इस बैठक में कोई भी विपक्षी पार्टी, कांग्रेस या कोई भी क्षेत्रीय दल 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अकेले सामना करने में सक्षम नहीं है, ये बात भी सच है। लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो 2024 की जंग दिलचस्प होगा। विपक्ष के रास्ते में अभी कई सारे रोड़े हैं। विपक्ष को इसको लेकर एक बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है, जो विपक्ष 12 जुलाई को करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा शिमला में। वहीं बीजेपी की ओर से अमित शाह ने इसे फोटो सेशन करार दिया था, यानी बीजेपी भी इस पर नज़र गड़ाई होगी, बीजेपी की भी नज़रें होंगी इस पर कि विपक्ष क्या करता है। वैसे भी चुनाव में हर राजनीतिक दल के लिए
है और पहला मौका बिहार में होगा जब नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। अब तक जदयू और राजद मिलकर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ती है। तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे राज्यों में बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं और इन चारों स्टेट को अगर हम मिला दें तो बिहार में 40, महाराष्ट्र में 48, कर्नाटका में 32 सीटें हैं, कर्नाटका में 28 सीटें हैं। इन राज्यों में बीजेपी को बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। जब कल राहुल गांधी सदाकत आश्रम में भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी ने ज़रूर कहा कि बिहार, हम 5 राज्य जीतेंगे और राहुल ने यह भी कहा कि बिहार में कि कांग्रेस के डीएनए में बिहार है। तो क्या ये तय होने वाला है? डीएनए का मुद्दा वो उठा के ले आए बिहार में। वैसे भी कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दलों को भी सेक्रीफाइस करना होगा। यानी आगामी चुनाव दिलचस्प हो सकता है। विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन मोदी वर्सेस ऑल कहना अभी बेमानी होगा, क्योंकि बीजेपी भी कई छोटे दलों के साथ गठबंधन की तैयारी में है और वह गठबंधन करेगी। बिहार में ही 3-4 दलों से वो गठबंधन करेगी। अभी सिर्फ पशुपति पारस है, लेकिन चिराग पासवान, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी से वो बातचीत कर रही होगी। तो आप ये वीडियो जन नेटवर्क पर देख रहे थे, वीडियो आपको कैसा लगा? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट कर विपक्षी एकता पर अपनी राय दें। वहीं एक बात हम और आपको बता दें कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की दावेदारी आती है तो दोनों नेताओं में कुछ बातें कॉमन है। पहली कि नीतीश कुमार के भी लंबे अरसे से वो बिहार के मुख्यमंत्री है, 17 साल से लगभग, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20-21 सालों से सरकारों को चला रहे हैं, लेकिन उन पर भी भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। सबसे अहम कि दोनों ओबीसी जाति से आते हैं। तीसरे, तीनों पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है। और चौथे आरोप है ये भी है कि ये दोनों नेता ब्यूरोक्रेसी के जरिए काम कराना जानते हैं। यानी कई समानताएं दोनों नेता में है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच 24 का जंग होगा? कांग्रेस इतना बड़ा दरिया दिली दिखाएगी? हालांकि कल कांग्रेस की ओर से बड़े नेताओं का, शीर्ष नेताओं का कांग्रेस का शामिल होना यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी इस पर दरिया दिली दिखा सकती है। वहीं हम ये भी आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के नाम पर सहमत है कि वे संयोजक बने, इसलिए गठबंधन का एक नया नाम होगा जिस पर वो नए गठबंधन का एक नया नाम तय किया जाएगा, जिस पर संयोजक पद पर लड़ाई होगी। संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे और 24 की लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी 24 का जंग दिलचस्प होगा, लेकिन ये गठबंधन ये तय नहीं करता है कि वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। क्योंकि अगर बीजेपी के सामने कड़ी चैलेंजेस करना है, बीजेपी के सामने अगर मजबूती से लड़ाई लड़नी है तो बेहतर मेहनत करना होगा और इसके साथ साथ खूब पसीना बहाना होगा। ये जनता तय करेगी कि कौन 24 के सत्ता में आए, लेकिन पक्ष और विपक्ष में एक कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकता है।